हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। आप मुझे बताओ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 ब्रांड दे रखी, ब्रांड नंबर ए और बी तथा सी। इन ब्रांडों में जो पैकेट है ना, उनमें पेनों की जो संख्या है क्या है, ए ब्रांड में जो एक पैकेट के पेनों की संख्या कितनी है 10, बी ब्रांड में पेनों की संख्या कितनी है 12, सी ब्रांड में पेनों की संख्या कितनी है 24। इतनी समझ गए। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। आपको पैकेटों की न्यूनतम संख्या बतानी है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पेनों की संख्या है ना वो क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं, ऑप्शन ए में क्या लिखा, ए ब्रांड के जो पैकेट हैं अगर मैं 10 खरीदता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एक पैकेट में पेनों की संख्या कितनी है 10, तो 10 ब्रांड में पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये चीज समझ पा रहे हो, 100 हो जाएगी पेनों की संख्या। अगर मैं बी ब्रांड को देखता हूं, बी में जो 12 पैकेट खरीद रहा हूं ना, और एक पैकेट में कितने संख्या है 12, तो 12 पैकेट में कितनी हो जाएगी 144, 12 × 12 144। लेकिन कहने का ये है कि दुकानदार क्या चाहता है, जो भी पेनों की संख्या हो ना वो क्या हो, समान। यहाँ देखो 100 पेन खरीद रहे हैं और ये देखो कितना है 144, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऐसे में देखता हूं, अगर एक ब्रांड में 5 पैकेट खरीदता हूं, एक पैकेट में 10 पेन आ रहे हैं तो 5 पैकेट में कितने हो जाएंगे 50। ऐसे ब्रांड बी में 12 पैकेट खरीदता हूं तो एक पैकेट में ब्रांड बी में 12 पेन होते हैं, तो 12 पैकेट में 12 × 12 144। आप मुझे बताओ क्या 50 बराबर 144 है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 देखता हूं, ए ब्रांड में अगर 10 पैकेट खरीदता हूं तो एक पैकेट में कितने पेन है 10, तो 10 पैकेट में कितने हो जाएंगे 100, 10 × 10। ऐसे में बी ब्रांड के 5 पैकेट खरीदता हूं, एक ब्रांड में 12 पेन है तो 5 पैकेट में कितने हो जाएंगे 12 × 5 60। आप मुझे बताओ 100 बराबर 60 है क्या, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि पेनों की संख्या जो है ना वो समान होनी चाहिए, पैकेट कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आपको इसको चेक नहीं करना है, आपके लिए मैं चेक कर दे रहा हूं। आप देखोगे कि पेनों की संख्या जो है ना वो समान ही रहने वाली। एक ब्रांड में 12 पैकेट ले जा रहा है और एक पैकेट में कितने आ रहे हैं 10 पेन, तो 12 पैकेट में कितने हो जाएगा, 12 × 10 करोगे कितना हो जाएगा 120। इधर देखो बी ब्रांड के जो पैकेट हैं वो 10 हैं और एक पैकेट में कितने आ रहे हैं 12 पेन, तो 10 पैकेट ले जा रहा है 12 पेन के, तो 12 × 10 कितना हो जाएगा, ये भी 120। अब देखो सी ब्रांड में 5 पैकेट ले जा रहा है और एक पैकेट में पेनों की संख्या कितनी है 24, तो 24 × 5 24 पंचे कितना हुआ 120। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सभी पेन वो बराबर ले जा रहा है, सभी पेनों की संख्या क्या है बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मुझे बताओ, आपसे क्या कह रहा है कि इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक मतलब सभी जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा ना वो बराबर होना चाहिए। आपको कितने भागों में विभाजित कर रहा है 4, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूं तो ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में वर्गित किया जा रहा है, तो पहले का 4 हो जाएगा तो दूसरे का भी 4 होगा और तीसरे का भी 4 होगा, चौथे का भी क्या होगा 4। यहां बताओ मुझे टोटल क्षेत्रफल कितना है 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, मतलब कि 16 क्षेत्रफल मिल रहा है। आप मुझे बताओ जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी है 4, और भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो बड़े वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 16, और जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए ना तो दोनों जब सबका क्षेत्रफल मिलाओगे ना तो क्षेत्रफल तो बराबर ही आना चाहिए, तो यहाँ भी 16 आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग जो छोटा वर्ग होगा ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस प्रकार को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि एक वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 4,
आप मुझे बताओ प्रत्येक वर्ग की भुजा मान लो सभी बराबर ही तो होती हैं, ये 4 लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। आप मुझे तो इससे काट कर 4 बराबर भागों में, आप 4 बराबर भागों में काटोगे ना, देखो 4 बराबर भाग कट गए। आप ध्यान से देखना, ये देखो मिड से कटता है, अगर पूरी 4 है तो ये भी 2 होगी, ये चीज समझ गए आप मुझे। तो ये भी मिड से कट रहा है, ये कितनी होगी 2 होगी। अब देखना सभी साइडें बराबर होंगी, ये 2 होगी, 2 होगी। आप मुझे तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब भुजा कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका भी कितना हो जाएगा 4, सभी 2 हो जाएंगे, इसका भी 4 हो जाएगा और इसका भी 4 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, कौन सा कथन सही नहीं है। आप मुझे तो पहला ऑप्शन देखो, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि 2 क्या है, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है जो कि हमारी क्या है, एकमात्र सम संख्या है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं ना, वो विषम संख्याएं नहीं होती हैं, विषम संख्या नहीं होती। ये कह रहा है विषम संख्याएं होती हैं, इसका मतलब यही हमारा गलत हो जाएगा। अब यही गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। दूसरा देख लो, अभाज्य संख्याओं अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्याएं अनेक हैं, आप गिन ही नहीं पाओगे। पहली अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, इसी प्रकार से 7 के बाद में 11, 11 के बाद में ऐसे चलते चले जाओगे और जिंदगी बीत जाएगी, आप अभाज्य संख्याएं ज्ञात ही नहीं कर पाओगे, अपरिमित हैं, इनफाइनाइट हैं। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, वो संख्या जो स्वयं से कटे और वह 1 से कटे, वो संख्या जो स्वयं से कटे और वह 1 से कटे। अब स्वयं और 1 से कटेगी, इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, ये भी बात सही है। अब आगे क्या कह रहा है, 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल बात सही है। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद में कोई अभाज्य संख्या है नहीं है। तो 2, 3, 5, 7 कितनी अभाज्य संख्या है, 4, 1 अंक वाली, ये भी बात सही है। तो पहले ही ऑप्शन ऐसा है जो बात सही नहीं कह रहा है, इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो 1 से 10 तक के बीच में सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, ये कंडीशन कह रहा है। आप मुझे तो कोई संख्या अगर 10 से कट रही है ना, वो संख्या 10 से कब कटती है, जब लास्ट में डिजिट क्या होना चाहिए 0, तभी वो संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। यहाँ देखो लास्ट में 0 है, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 गलत। अगर मैं 1 से लेकर 10 के बीच में मैं 3 को देखता हूँ, आप मुझे तो 10 क्या 3 को काटता है, 3 3 9 होता है, ये भी गलत। 100 देखो 3 से काटेगा, 99 तो 3 से काट देता है, लेकिन 100 3 से नहीं काटता है, ये भी गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। इस तरीके से अपनी आंखों को तेज कीजिए और ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, ठीक है, और 25 जो सिक्के हैं उनका टोटल जो धन है वो कितना 160 रुपए का है। अब बताना ये है तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब 5 रुपए 10 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी हम ऑप्शन में देखेंगे। आप मुझे तो अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 18 है तो टोटल धन कितना हो जाएगा, 18 25 90 रुपए हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 है तो टोटल धन 10 7 70। आप मुझे तो 90 और 70 हमारा कितना होना चाहिए, चूंकि टोटल धन कितना दे रखा है 160 दे रखा है। अगर 90 प्लस 70 160 आ रहा है तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नहीं तो हम अगला चेक करेंगे। देखो 90 और 70 जोड़ोगे कितना आता है, 9 7 16 160 रुपए आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ देखो सिक्कों की संख्या भी 25 है, 18 और 7 कितना हुआ 25 है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, आपको मान ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कोई सही नहीं हो सकता है। पता कैसे, आप मुझे बताओ, बड़ा ध्यान से देखो। 17.5 इंटू 3 माइनस का 21 भाग 7 माइनस का 3 इंटू 12.5। आप बोर्ड मास का नियम को लगाओगे, बोर्ड मास का नियम लगाओगे, देखो ये सॉल्व होके ये सॉल्व होगा, फिर इधर सॉल्व करोगे। आप मुझे बताओ, ये देखो कोई नंबर दे रखा 17.5 इंटू 3 दे रखा है, इसमें आप घटाओगे ये नंबर और फिर इसमें ये नंबर
घटाओगे आप मुझे तो 17.5 इंटू 3 करोगे तो 17 51 और 3 5 15 मतलब कितना आएगा 52.5 आएगा। 52.5 में ये ऑपरेशन घटाओगे फिर ये ऑपरेशन घटाओगे, जो भी नंबर आएगा वो 52.5 से कम आएगा, क्योंकि 52.5 में आप ये घटा रहे हो फिर ये घटा रहे हो, जो भी नंबर आएगा वो 52.5 से कम आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ 21 में भाग 7 करोगे, देखो 7 या 21 मतलब कि 3 आ रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे 52.5 में अगर आप 3 घटाओगे तो कितना आता है हमारा 49.5। अब 49.5 में एक ऑपरेशन और घटाना है, मतलब कि जो भी नंबर आएगा वो 49.5 से कम आएगा। अब 49.5 से कम आएगा तो ये देखो 50 दे रखा है यार, आप घटा रहे हो बढ़ा थोड़े ना रहे हो, 50 भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। 1/6 भाग मतलब समझे 1/6 है। अब क्या कह रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। दोस्तों आपको जो भी डेफिनेट नंबर दिया गया है ना उस पर फोकस करना। नीम के वृक्षों की संख्या क्या है 5। अब देखना पहले मैंने क्या पढ़ा था, टोटल बाग में जो वृक्ष हैं उसमें नीम के वृक्षों की संख्या क्या है 1/6 भाग है, मतलब टोटल का 1/6 भाग क्या है नीम का वृक्ष है। अब देखना टोटल का 1/6 भाग दिया कितना गया 5 बराबर होगा, क्योंकि नीम के वृक्ष इधर भी लिखेगा और नीम का वृक्ष इधर भी। आप मुझे तो यहाँ से टोटल नहीं निकाल पाओगे, देखो 6 को इधर भेजोगे 6 पंचे 30, मतलब कि बाग में जो पेड़ों की संख्या है वो कितनी है 30 है। 30 है। अब क्या कह रहा है कि आधे जो वृक्ष है ना, टोटल वृक्ष के जो आधे वृक्ष है वो किसके हैं अशोक के हैं। आधे जो अशोक के हैं तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो अशोक के हो गए। और आपको ये भी पता होगा कि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है 5। अब जो शेष है वो किसके हैं यूकेलिप्टस के। आपको बताना ये है कि यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। आप मुझे तो 15 और 5 20 तो हो ही गए, टोटल वृक्ष कितने हैं 30। अब जो यूकेलिप्टस के होंगे वो कितने होंगे 15 5 20 और कितना होता है 10 30 होता है, मतलब कि यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं वो कितने होंगे 10। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है, मतलब जाती है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंच जाती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है आप मुझे बताओ। 29 को चली, 29 अगस्त को चली, 29 अगस्त को कब चली 16:30 पे, और कब पहुंची 31 को पहुंच गई। आप मुझे बताओ 16:30 पे चली, अगर मैं इसको आधा घंटा देता हूँ 30 मिनट मान लो, ये 30 मिनट अगर मैं और देता हूँ तो ये कब पहुंच जाती 17 बजे, मतलब 5 बजे पहुंच गई। 17 बजे मतलब 17 PM पे पहुंच गई। आपको पता है कि टोटल घंटे कितने होते हैं 24 घंटे, तो 17 से अगर आप 24 बनाओगे ना तो 7 घंटे और चलना पड़ेगा। जब 7 घंटे चल जाओगे तो 7 घंटे चल जाओगे आप कब पहुंच जाओगे 30 तारीख को पहुंच जाओगे। अब 30 तारीख को आपको पूरा चलना पड़ेगा, 30 से 31 के लिए 24 घंटे तो पूरा चलना पड़ेगा। अब 31 को देखो कितने घंटे चलना पड़ेगा, 31 को 8:45 बजे पहुंचती है, इसका मतलब 8 घंटे 45 मिनट और चलना पड़ेगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस यात्रा का कुल समय कितना है। आप मुझे बताओ 30 मिनट इधर हुआ, ये 7 मिनट, ये 7 घंटा हुआ, 30 मिनट और 7 घंटा, और ये 24 और ये 8 घंटा 45 मिनट। अब घंटा घंटा जोड़ो, देखो 7 और 24 कितना हुआ 7 24 31, 31 और 8 कितना हुआ 39, 39 घंटा हुआ, और मिनट जोड़ोगे 45 मिनट, और 30 मिनट कितना हुआ 75 मिनट। 39 घंटा 75 मिनट हुआ। अब देखना 39 घंटा 75 मिनट तो कहीं दे नहीं रखा, 39 घंटा 75 मिनट आ रहा है। ये देखो 36 घंटा खत्म, ये देखो 38 घंटा, ये 39 घंटा 45 मिनट दे रखा खत्म। ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। क्यों 39 घंटा 75 मिनट है। अब 75 मिनट को अब 60 मिनट इधर भेजोगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, मतलब कि 40 घंटा हो जाएगा। अब 60 मिनट इधर चले गए तो कितना बचेगा 15 मिनट, मतलब कि 40 घंटा 15 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको मिनट से लड़ना है, मिनट से लड़ने के बाद में आप देखना कि घंटा घंटा जुड़ जाता है ना सीधा। अब देखो पूरे टोटल घंटा कितना होते 24, अब देखो ना 17 घंटा हो गए, 17 बज गए, 17 7 कितना हुआ 24, मतलब कि 7 रात के 24 12 बज जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 बाद में आप कहां पहुंच जाओगे 30 को पहुंच जाओगे, 30 से फिर 31 चलोगे तो 24 मिनट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखो सब क्या 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर, 8
8 सेंटीमीटर और 8 मीटर। आप देखो मिलीमीटर में बना लो, आपको पता होगा कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर और डेका, हेक्टो, किलोमीटर चलता रहता है। आप मुझे तो मिली से जब सेंटी बनाते हो तो किसका गुणा करना पड़ता है? 10। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे में कहूँ मिलीमीटर से अगर आप डेसीमीटर बनाओगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 10 × 10 करना पड़ेगा, 100 मिलीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हुआ। ऐसे मिलीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट चाहते हो ना, तो 10 × 10 × 10 मतलब क्या समझे? 1000 मिलीमीटर बराबर क्या हुआ? 1 मीटर हुआ। ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं रिवीजन करवा दूंगा। इतनी बात समझ गए? आप देखो 8500 मिलीमीटर तो रहेगा ही रहेगा, 8500 मिलीमीटर को ऐसे रख दो, ये 8500 मिलीमीटर हो गया। अब देखो 800 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 800 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 8000 मिलीमीटर हो जाएगा। 8000 × 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8008 मिलीमीटर। अब देखो 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, डेसीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 1 डेसीमीटर बराबर कितना है? 100। अब 80 है तो 80 डेसीमीटर बराबर 80 × 100 8000 हो जाएगा। ये 80 डेसीमीटर बराबर 8000 तो ये हो गया। अब 8 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 8 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8080 हो जाएगा। तो 8080 हो जाएगा ये। अब मुझे तो 8 मीटर, 1 मीटर में कितने हैं? 1000 मिलीमीटर, तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा? 8000 मिलीमीटर। अब देखो सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आपसे क्या कह रहा है? लंबाइयों को घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर देखो 8500 मिलीमीटर आना चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, ये बचा। 8500 के बाद में कितना आना चाहिए? 8080 आना चाहिए। 8080 जो है किसको दर्शा रहा? 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा है? यहीं दे रखा है। ये देखो 800 सेंटीमीटर दे रखा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बचा, इसकी सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो पैमाना मैंने बताया है ना, इसको नोट कीजिए कॉपी में, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? एक लंबा तार है 180 सेंटीमीटर, इसको क्या बना दिया गया? एक आयत बना दिया गया। मतलब कि इसको आयत बना दिया गया तो इसकी जो लंबाई होगी, आयत की जो लंबाई होगी वो आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर होगा? ये देखो आयत का जो परिमाप है वो बना तो तार की लंबाई से है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 मीटर बराबर हो जाएगा। अब मुझे तो लंबाई कितनी है? 30, लंबाई नहीं चौड़ाई दे रखा ना, चौड़ाई कितनी है? 30। आपसे क्या पूछ रहा है? लंबाई। अब मुझे तो लंबाई को मैं यहाँ क्या रखूंगा, फिर मुझे दुगना करना पड़ेगा ना, तब मुझे 180 मिलेगा। अब मुझे तो अगर चौड़ाई 30 है तो लंबाई अगर 45 रखता हूँ, 30 45 75 हुआ। 75 का डबल क्या होता है? हमारा पेरीमीटर 75 दूनी कितना हुआ? 150। लेकिन हमारा आना कितना चाहिए? 180। खत्म। आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ओरली सोचना है। 30 में 60 जोड़ोगे 90 हुआ, 90 का डबल 180, 90 दूनी 180 हो जाता है। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। चलो मान लो भाई साहब, ऑप्शन को देखेंगे ना तो आप 2 अंक की ही संख्या हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 3 अंक की संख्या हो, क्योंकि आपने ऑप्शन में 3 अंक तो दिए नहीं है। आप क्या कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक आभास संख्याएं। दहाई और इकाई के स्थान पर जो अंक है ना वो आभास संख्याएं हैं। आभास संख्या है मतलब कहने का ये हुआ, देखो एक की आभास संख्या होती है? नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 गलत। अब क्या कह रहा है? जो अंकों का योग है वो 3 और 4 का गुणज है। गुणज का मतलब जो भी अंकों का योग है वो 3 से भी करना चाहिए और 4 से भी करना चाहिए। देखो 7 5 12, ये देखो 5 3 योग करोगे 8, ये देखो 2 3 5, 5 3 4 से करता है? नहीं। देखो 8 तो 4 से करता है लेकिन 3 से नहीं करता। खत्म। 12 ही ऐसा नंबर है जो 3 से भी करता है और 4 से भी करता है। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची है। सूची हमको नहीं पढ़ना, सीधे फोकस करना। क्या क्या कह रहा है? संजय ने इतने इतने खरीदे और खरीदने के बाद में उसने बिल को काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? कहने का मतलब है आपने जो भी खरीदा उसका मूल्य जोड़िए पहले। संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदा। 1 किलो टमाटर का मूल्य 40 रुपए, आधा किलो टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए। खरीदारी तो करते होगे। आप क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम आलू खरीदा, 2 किलोग्राम का
25 रुपए है तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 12.5 रुपए हो जाएगा। आप कहने का मतलब कि आधा किलो गाजर खरीदी, आप मुझे तो 250 ग्राम का मूल गाजर का 20 रुपए है तो आधा किलो क्या हो जाएगा, उसका डबल, 250 का डबल 500 ग्राम होता है, तभी तो आधा किलो होगा, 40 रुपए हो जाएगा। आप क्या करें, 250 ग्राम मिर्च खरीदी, 250 ग्राम मिर्च खरीदी, 100 ग्राम के मिर्च का मूल 10 रुपए, 200 ग्राम का 20 हो जाएगा और 50 ग्राम का क्या हो जाएगा, 5, 20 5 कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उसने 6 नींबू और खरीद लिए, 4 नग नींबू मतलब 4 नींबू की कीमत 10 है तो 2 नींबू की कीमत कितनी होगी, 5, 4 और 2 कितना होता है, 6, मतलब कि 6 नींबू की संख्या कितनी हो जाएगी, कीमत कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 हो जाएगी। अब आपको जोड़ना है और दुकानदार को 200 का नोट पकड़ाना है, दुकानदार को जोड़ना है, देखो कितना 5 की पॉइंट की तो 5 ही रहेगा, देखो 2 5 7 5 12 की 2 हासिल लगी, एक और 2 कितना हुआ, 3 1 4 4 4 8 2 10 10 और 1 11, 112.5 रुपए हुआ दुकानदार का बिल। आपने क्या किया, 200 रुपए मुस्कुराते हुए दिया और तो दुकानदार कितना वापस करेगा, 112.5 घटाएगा ना 200 में से तो कितना आता है, 87.5 आता है। 200 में से जब 112.5 घटाओगे ना तो 87.5 रुपए आपको देगा वापसी में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नवत रूप से दर्शाई गई है। 2 घंटे का किराया कितना, 50, 2 घंटे से लेके 5 घंटे तक 75 रुपए, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक कितना किराया है, 10 रुपए अतिरिक्त घंटा लगेगा। अब 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए लगेगा, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक कितना लगेगा, 250 रुपए लगेगा। राजीव भाई साहब ने अपनी कार सुबह 7 बजे पार्क किया और उसी दिन लेने हुए शाम 4:30 बजे आया, उसे कितने रुपए का भुगतान किया, 7 बजे पार्क किया, अब मुझे तो 7 से 5 घंटे लगेंगे, कितने पहुंच जाएगा, 12 बजे पहुंच जाएगा, 12 बजे पहुंच जाएगा। अब कितने बजे लेने आया, शाम को 4:30 बजे। अब 12 से 4:30 के बीच में कितने घंटे लगेंगे, 4.5 ही घंटे लगेंगे ना। 12 से 4:30 बजे लेने आया तो 4.5 घंटे लगेंगे। अब 5 घंटे और 4.5 घंटे मिला के कितना हो जाएगा, 9 घंटे 30 मिनट। अब 9 घंटे 30 मिनट मतलब समझे कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 को देखो, इसको ये 4 पॉइंट को देखो, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, मतलब 8 घंटे से ऊपर होना चाहिए और 12 घंटे तक कितने, इसी के बीच में आ रहा है 9 घंटे 30 मिनट। कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपए लगेंगे। नजरों का खेल है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आप मुझे बताओ, ये 7 रुपए समथिंग दे रखा, ये 7.7 दे रखा, 7.707 दे रखा, ये 7.007 दे रखा, ये देखो 0.7, ये 1 से भी वैल्यू छोटी है। सबसे तृतीय स्थान पर देखना आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी नंबर, सबसे पहले छोटा नंबर क्या होगा, 0.77। अब देखना इसके बाद में देखो क्या होगा, आप मुझे तो 7.07 होगा कि 7.7 होगा, ये देखो 7.7 दे रखा। अब देखो यहाँ फोकस करो, 7.007 और ये 7.07, देखो ये तो बड़ी नंबर है, ये तो खत्म हो जाएंगे, 7.7 ये 7.0 और ये 7.007। आप मुझे बताओ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 7.007 और 7.07 में, तो आप एक अंक देखो यहाँ कितने 4 डिजिट, इसको भी 4 डिजिट बना दो, 0 चिपका दोगे, दशमलव की कहानी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये कितना लिखा, 7007, ये लिखा 7070, तो कौन सा छोटा है, 7007 छोटा है, मतलब कि 7.007 पहले आएगा। फिर तीसरे स्थान पर क्या आएगा, 7.07, ये 7070 दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तृतीय स्थान पर क्या होगा, तृतीय स्थान पर 7.07 ही तो होगा, पहला दूसरा और ये तृतीय स्थान, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आपको दशमलव में कंफ्यूजन हो तो आप सेम डिजिट कर लीजिए और उतने ही 0 चिपका दीजिए, उसके बाद 0 भूल जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। चलो ठीक मान लिया, दहाई के स्थान का अंक 8 है ना, दहाई के स्थान का अंक 8 है। आप मुझे बताओ, इकाई और दहाई के स्थान का अंक कितना है, 2, खत्म। ये भी देखो दहाई के स्थान पर 2, खत्म, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब क्या करें, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक 1/4 है। थोड़ा दिमाग लगेगा, हमको आगे बढ़ जाना है। 1000 के स्थान का अंक 0 है, 1000 के स्थान का अंक इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान का अंक 0 है। भाई साहब 1000 के स्थान का अंक 0 है। आप मुझे बताओ, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। हमको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा आंसर थोड़े से ही पढ़ने पर आ गया, तो हमको क्यों ज्यादा समय बर्बाद करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।